हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस का पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और ये जीके और जीएस के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस पहले मॉडल पेपर के अंदर हम जीके और जीएस के लगभग 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 317 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी है 315 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन सी है 305 ईस्वी पूर्व में और ऑप्शन डी है 300 ईस्वी पूर्व में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 305 ईस्वी पूर्व में हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न और बनता है, यहीं से पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको एक तो जाना जाता है झेलम के युद्ध के नाम से। किसके नाम से? झेलम के युद्ध के नाम से। ठीक है, और दूसरा जाना जाता है वितस्ता के नाम से। यानी कि इसको कौन कौन से युद्धों के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखो याद रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे झेलम का युद्ध और वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन के द्वारा, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त के द्वारा और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त के द्वारा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो दूसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन बी है जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन सी है शाहजहाँ के शासनकाल में और ऑप्शन डी है औरंगजेब के शासनकाल में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर है। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो जहांगीर था इसके शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी वो कहाँ पर पहुंची थी? शिखर पर, यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंची थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर ऑप्शन है बी। लेकिन यहाँ पर देखो याद रखना, जो मुगल चित्रकला है उसका आरंभ हुआ था कहाँ से? यानी कि अकबर के शासनकाल से आरंभ हो गया था मुगल चित्रकला का। लेकिन जो शिखर पर पहुंची थी या मुगल चित्रकला जो शिखर पर पहुंची थी या ऊंचाइयों पर पहुंची थी वो पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे में ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है जाबूनिस्ता, ऑप्शन बी है फातिमा बेगम, ऑप्शन सी है मेहरुनिस्ता और ऑप्शन डी है जारा। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि नूरजहाँ का मूल नाम था मेहरुनिस्ता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे में सभी का ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और याद रखना, देखो इस चैनल पर आपको रोज़ सुबह 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी
और शाम के 6 बजे आपको जीके और जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए थे? यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए है 1923 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1932 में और ऑप्शन डी है 1933 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1932 के अंदर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और देखो किसी भी प्रश्न में आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और देखो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसलिए मैंने इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है। तो आप इसको क्या करना है, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। तो जल्दी से बताइए कॉमेंट सेक्शन के अंदर क्या होगा करेक्ट आंसर। पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए में बोला गया है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी में बोला गया है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी में बोला गया है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी के अंदर बोला गया है 31 दिसंबर 1949 को। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर देखिए सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और बनता है, तो उसको भी आप क्या करना है, याद रखना है। क्या पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो याद रखना ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन पूरे भारत में या पूर्ण रूप से भारत के अंदर कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है समानता के अधिकार को, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और देखो आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है विनोबा भावे ने और ऑप्शन डी है S.A. डांगे ने। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था जयप्रकाश नारायण ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा,
ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यपाल के द्वारा और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जल्दी से बताओ भाई इन चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर है। तो देखो पूछा गया है आपसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इन चारों में से दिलाई जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, देश में पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1957 में, ऑप्शन बी है 1959 में, ऑप्शन सी है 1952 में और ऑप्शन डी है 1951 में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो पूछा गया है कि देश में पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि देश के अंदर जो पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1959 के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे भी पूछ ले या फिर आपसे कंप्लीट डेट पूछ ले कि देश में पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959 के अंदर हुई थी पंचायती राज्य की शुरुआत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है सेलम तमिलनाडु। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाने वाला या जो शहर है वो है बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रायपुर किस राज्य की राजधानी है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए है झारखंड की, ऑप्शन बी है गोवा की, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश की और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ की। तो ये तो सभी को पता होगी कि रायपुर किसकी राजधानी है या रायपुर किस राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी राजधानी है रायपुर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। परंतु यहाँ पर आपको सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि झारखंड की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी क्या है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। जिसके भी तीनों कमेंट सही आएंगे उनको मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। लेकिन यहाँ पर यानी कि यहाँ पर तीनों आंसर बताने हैं वो बिना चीटिंग के बताने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है मिजोरम में, ऑप्शन बी है मणिपुर में, ऑप्शन सी है त्रिपुरा में और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए जो नामदफा नेशनल पार्क है वो स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। ठीक है, अब ये वीडियो आपको कैसी लग रही है या फिर इस वीडियो के अंदर होने वाले प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं तो वो आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यहाँ पर देखो याद रखना प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपको एग्जाम के अंदर आंसर देना है। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है ताप्ती नदी। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी, यानी कि जो ताप्ती नदी है वो भारत की एक ऐसी नदी है जो क्या नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अब यहाँ पर देखो यानी कि यहाँ पर इस 14 प्रश्न के अलावा हम यहाँ पर आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुना देते हैं
ताकि आपको एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक पाएगा या फिर हम इसको आसानी से क्वालिफाई करेंगे। तो मोटिवेशनल लाइन क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? यानी कि इन चारों नदियों में से वह कौन सी नदी है जो भारत से बाहर है या फिर उसका स्रोत भारत से बाहर है? तो देखो, ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी में है ब्यास नदी, ऑप्शन सी में है रावी नदी और ऑप्शन डी में है झेलम नदी। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी नदियों में से जो नदी है ब्रह्मपुत्र, उसका स्रोत भारत से क्या है, बाहर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें में सभी का ऑप्शन है ए। अब यहाँ पर देखो, एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है आपसे कि वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है और वो समाप्ति भी कहाँ पर होती है, भारत में होती है। तो याद रखना वो कौन सी नदी है, वो है ब्यास नदी, यानी कि भारत की एकमात्र नदी है ब्यास नदी, जिसका उद्गम कहाँ पर होता है, भारत में होता है, और इसका समाप्ति भी या यह समाप्ति भी कहाँ पर होती है, भारत के अंदर होती है। ठीक है, याद रखना इसको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? या फिर देखो, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है वाष्प और ऑप्शन डी है ऑर्गन। तो इन चारों में से क्या होगा भाई करेक्ट आंसर है? तो देखो, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है जल्द से। और देखो, इस वीडियो के अंदर मैं अलग अलग विषय से सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि 5-6 क्वेश्चन किसी अलग सब्जेक्ट के हैं, 5-6 क्वेश्चन किसी अलग सब्जेक्ट के हैं। इस प्रकार से मैंने इस जीके और जीएस के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ? 20 क्वेश्चन। तो 17वें के अंदर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूरेसिल किस में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है डीएनए में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है केंद्रक में और ऑप्शन डी है आरएनए में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो यूरेसिल होता है ये पाया जाता है आरएनए के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। इसी के साथ में आपको बताना है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, इन दोनों का नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बाकी इसको याद रखना, यूरेसिल किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है आरएनए के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो इन चारों में से अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भारत के अंदर। ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर, यानी कि भारत देश के अंदर पाई जाती है मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए है सामान्य रहती है, ऑप्शन बी है तीव्र हो जाती है, ऑप्शन सी है मंद हो जाती है और ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, मंद हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और 20 में से जिस भी अभ्यर्थी के 18+ प्रश्न सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।